गुड इवनिंग। तो दोस्तों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अगर हम देखें तो पहला टॉपिक यही होता है, बायोट सावर्ट लॉ। इससे पहले जो टॉपिक्स है वो तो वही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो तो हमें पता ही है। मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, हम वो बातें करेंगे जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो दिमाग में पहला टॉपिक होना चाहिए बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं, डीएल। डीएल का मतलब है छोटा सा लेंथ। तो इसके अंदर करंट है आई और ये डीएल है आपका लेंथ एलिमेंट, और हमें यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना होता है, और ये वाला जो एंगल है थीटा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे हम डीबी। तो यहां पर डीबी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के आई डीएल साइन ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। के तो डीबी क्या है हमारा? के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दोबारा, अब ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर के का मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इस के की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है 10 की पावर -7। फिर डीएल का मतलब पता ही है, साइन थीटा मतलब एंगल और आर मतलब डिस्टेंस। तो बायोट सावर्ट लॉ हमें क्या बताता है? किसी इस पॉइंट पर, कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर डीबी कितना होगा? डीबी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, इसी फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए यहां म्यू नॉट बाई 4 का मतलब के है, तो यहां पर डीबी वेक्टर इज इक्वल टू के आई की जगह आई, यहां डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर करना पड़ता है वेक्टर फॉर्म के लिए, और नीचे आर क्यूब से आपको डिवाइड करना होता है। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब ध्यान रखेंगे, तो के आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो ये पहला पॉइंट इस चैप्टर में है जो आपको बढ़िया से याद रखना है बायोट सावर्ट लॉ के अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों अगला पॉइंट जो इस चैप्टर के अंदर होता है जो आपको याद रखना है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर एक कंडक्टर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और आप चाहते हो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, किसी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना, तो किसी भी आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड उसको बी बोलेंगे, और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। ये जो ए है, ए बेसिकली ये डिस्टेंस को ही ए बोल रहे हैं, तो आप आर भी बोल सकते हो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ए बोलता है, कोई एल बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। दोस्तों वैसे ही आपको याद रखना है अगला पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द लूप। अगर कोई लूप है करंट कैरिंग लूप, एक लूप है करंट कैरिंग, तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, जहां पर a उसका रेडियस है। अगर आर बोलोगे तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर दोस्तों अगला टॉपिक होता है हमारे पास, एट एन एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, अगर कोई मेरे पास सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है a, जिसका रेडियस a है, लेकिन मैं सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे, सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहता हूं, तो एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। जो ये वाला डॉट लगाया मैंने, एक्सियल पॉइंट है, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, सेंटर से आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए मतलब रेडियस का स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर इस आर का मतलब होता है सेंटर से एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक। अब दोस्तों इस चैप्टर में अगर हम बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जो एम्पियर साहब का सर्किटल लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं कि इनफाइनाइट वायर है, मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, लेकिन आपको आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो सबसे पहले वहां पर आप एक लूप ले लेंगे, लूप, और जो लूप है लूप, इस लूप में यहां पर आपको डीएल लेना है, डीएल 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 मतलब छोटा सा लेंथ एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड को आप बोल रहे हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो जब हम बी डॉट डीएल करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, मतलब इस वायर में कितना करंट है, तो मतलब मिला के बी डॉट डीएल, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है इनटू में करंट। ये होता है एम्पियर साहब का सर्किटल लॉ। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अगला होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट सोलेनोइड। सोलेनोइड से क्या मतलब है? देखिए अगर आप ऐसे लूप बना देंगे, आप ऐसे कॉइल कर देंगे, ऐसे बाइंड कर देंगे, बाइंड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके सेंटर पे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सेंटर पे। ये जो सोलेनोइड है बहुत बड़ा सोलेनोइड है, एक लॉन्ग सोलेनोइड, तो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट सोलेनोइड, एक स्ट्रेट और बहुत ही लॉन्ग सोलेनोइड है, उसके सेंटर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, जहां पर स्मॉल एन का मतलब होता है एन बाई एल, जहां पर एन, देखिए स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जहां पर एन का मतलब है टोटल टर्न्स, और एल का मतलब होता है लेंथ, यानी कि कितनी बार आपने टर्न किया है, अगर उसको लेंथ से हम डिवाइड करेंगे तो हमें स्मॉल एन मिलेगा। तो यहाँ पर स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल टर्न्स को लेंथ से डिवाइड करना। दोस्तों वैसे अगर आप एंड की बात करें, जैसे कि हमारा सोलेनोइड है, तो हमने सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो ये जो फॉर्मूला है वो बीसी है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के एंड पे निकालना है, कोने पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड पर, बैंड नहीं लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड पर आधा हो जाता है, आधा 1/2 म्यू नॉट एन आई, यानी जितना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा कोने पर मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड को। फिर दोस्तों जब आप ये बातें याद कर लेंगे तो अगला आपको याद करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइडल सोलेनोइड। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक टोरॉइड है, टोरॉइड क्या होता है? ऐसे, जिसकी बाइंड ऐसे गोल 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 बाइंडिंग की गई, ऐसे गोल 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 कर देते हैं तो टोरॉइड बन जाता है वायर से। ठीक है, तो इसको टोरॉइड कहते हैं, टोरॉइडल सोलेनोइड की तरह ही है। देखिए आपका सोलेनोइड ऐसा होता है, अब इसी को बैंड कर दोगे टोरॉइड बन जाएगा, तो फॉर्मूला सेम रहता है म्यू नॉट एन आई सेंटर पर। ठीक है ना, तो म्यू नॉट एन आई इसका फॉर्मूला होता है सेम। फिर अब अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बी है और किसी चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी v है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी वी साइन थीटा। एंगल समझने के लिए ऐसा याद रखो कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी
चार्ज की वेलोसिटी, तो उनके बीच का एंगल को हम थीटा बोलते हैं। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वीवी साइन थीटा। तो फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही होगा। यानी अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। और दोस्तों यहां पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला है। बात समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अब बात करते हैं लॉरेंज फोर्स। अब ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है, देखिए अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल को हम वेलोसिटी देंगे, कहीं पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देंगे, तो दो तरह का फोर्स लगेगा। एक फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, और एक फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस बी, जो अभी हमने पढ़ा था। तो इन दोनों का एडिशन ही लॉरेंज फोर्स कहलाता है। देखो तो Q इंटू ई, और इसी Q को यहां मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, Q देखो खोल के लिखते हैं, खोल के देखो, तो Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q V क्रॉस बी। तो इन दोनों फोर्स के एडिशन को ही लॉरेंज फोर्स कहते हैं। यानी कि अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दोनों के सम को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिए प्लीज। अब दोस्तों यहां पर टॉपिक क्या है कि मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होता है। यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगा। क्या मतलब है, अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। तो जब भी दो चीजें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होता है ना, तो हमारा चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है। दोस्तों अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ रेडियस आएगी, रेडियस, तो रेडियस ऑफ का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी एम वी बाई क्यू बी। यानी जो भी पार्टिकल है उसका मास ऊपर लिखो, वेलोसिटी ऊपर लिखो, उसकी चार्ज की वैल्यू नीचे लिखो और मैग्नेटिक फील्ड को नीचे लिखो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। फिर दोस्तों ये रेडियस का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब देखो जब ये आपस में परपेंडिकुलर है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल बनता है। जब भी पार्टिकल का एंगल बनता है तो जो पाथ है वो हेलिकल होता है। दोबारा इसको हेलिकल बोलते हैं, हेलिक्स हेलिक्स हेलिक्स। तो दोस्तों अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो आपका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल आएगा तो जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ होगा, हेलिक्स होगी, हेलिक्स। तो यहां पर बेटा रेडियस के फॉर्मूले में भी हमें एंगल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहां पर जाएगा एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। यानी कि ये वाला फॉर्मूला हेलिक्स के केस में इस्तेमाल होता है। जब हेलिकल पाथ होगा तो रेडियस का फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि हेलिक्स में भी एक सर्कल तो बनेगा ना, सर्कल ही तो है, ये सर्कल का रेडियस होगा एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। पर नॉर्मल वाले केस में जब 90 डिग्री होगा तो रेडियस का ये फॉर्मूला होता है। वैसे दोस्तों एक होता है पिच। अब इस पिच को समझिए, पिच क्या होता है, देखिए जब हेलिक्स बनता है, हेलिक्स, तो ये जो कॉन्सिक्यूटिव सर्कल्स है इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, जब हेलिक्स होगा ना, हेलिक्स, तो ये जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम पिच बोलते हैं। और पिच को हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पिच का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम वी cos थीटा बाई क्यू बी, 2 पाई एम वी cos थीटा बाई क्यू बी। तो इसको बोलते हैं पिच। और पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे एक टाइम पीरियड खत्म होते ही डिस्टेंस आएगी, उसको बोलते हैं पिच। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने कर ली। फिर अगला टॉपिक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। यहां पर नाम लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये साइक्लोट्रॉन वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इससे परेशान नहीं होंगे। कुल मिलाकर कहानी ये है, जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, देखो हेलिक्स में भी सर्कुलर है, जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है या हेलिकल मोशन में होता है, दोनों किसी भी मोशन में हो तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्यू बी बाई 2 पाई एम, और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले से इसलिए लिखा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आपस में अपोजिट होता है। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्यू बी बाई 2 पाई एम, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी, जहां 2 पाई कांस्टेंट है, एम मास है, क्यू चार्ज और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमने ये सीखा दोस्तों कि चार्ज पार्टिकल या हेलिकल में हो या सर्कुलर में हो, उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम ही आता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही आता है। फिर दोस्तों अगला टॉपिक होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, समझिए मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहां पर फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा, जहां पर एंगल, बेसिकली एंगल की चिंता मत करना, ज्यादातर केस में एंगल इसका 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री होता है। इस चक्कर में फोर्स का मेन फॉर्मूला होता है बी आई एल। आपके जितने भी केसेस उसमें आपको ये मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर एंगल देखना है ना तो ऐसे देखो, जैसे कि मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे करंट जा रहा है, तो आप इनके बीच का एंगल ले सकते हो। वैसे करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, पर हम करंट को एज अ वेक्टर मान के हम एंगल ले सकते हैं। बी और आई के बीच का एंगल ले सकते हो आप। अदरवाइज एंगल हमें एल और बी के बीच का लेना होता है, पर इतना डीप में नहीं जाना, सिंपल है। आपको जब भी एंगल की बात करनी हो, बी और आई के बीच का एंगल लेना है। पर 90% केस में आपको एंगल 90 डिग्री मिलेगा, 100% केस मान के चलो, तो साइन 90 अपने आप ही हट जाता है, साइन 91 हो जाता है। कुल कहानी क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू में लेंथ, या फिर फोर्स का फॉर्मूला होगा आई एल क्रॉस बी, अगर हम वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो। यानी अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स होता है बी आई एल या फिर आई एल क्रॉस बी। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इनके बीच का एंगल ले सकते हो। अगर जेई या कोई एडवांस पेपर दोगे तब ऐसा क्वेश्चन घुमा के आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। क्या मतलब है, देखिए जब भी हम दो कंडक्टर को आसपास रखते हैं, या तो हम ऐसे रखेंगे या तो हम ऐसे रखेंगे, एक में इस बार दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी हम दो वायर को आमने सामने रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स लगता है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R। क्या मतलब है, देखिए अगर मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है R और यहां पर करंट है I1, यहां पर करंट है I2, तो उनके बीच के फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, I1 इंटू I2 बाई R। यानी कि दोनों करंट का मल्टीप्लाई करके उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो आपको इनके बीच का फोर्स मिल जाएगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक होता है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है इससे, क्या मतलब है इससे, देखिए अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को, जैसे ये मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल है,
अब इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे मैं यहां पर मैग्नेट लगा देता हूं, मान लो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये मैंने एक्सिस बना दिया, एक्सिस जहां से घूम सकता है, एक एक्सिस बना दिया जिससे घूम सकता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड देंगे हम, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर करंट है आई, तो भैया इस पे टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा? टॉर्क। यानी करंट कैरिंग लूप में, करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, कॉइल में टॉर्क लगता है। टॉर्क, टॉर्क का मतलब क्या है कि ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ये घूमने स्टार्ट कर देगा। तो टॉर्क का फॉर्मुला होता है निब्बा साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मुला होता है हमारा NIBA साइन थीटा, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कि आपने कितने टर्न्स लगाए हैं। कॉइल के अंदर टर्न्स होते हैं, कॉइल का मतलब ये होता है, कॉइल मतलब नंबर, जिसमें नंबर ऑफ, जहां पर टॉर्क का फॉर्मुला होता है NIBA साइन थीटा। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब करंट होता है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, A का मतलब होता है एरिया, इस कॉइल का एरिया क्या है, और साइन थीटा का मतलब क्या है आप समझ जाएंगे। देखिए साइन थीटा यहां पर कौन सा होता है, तो देखिए एक होता है एरिया वेक्टर और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल होता है। जैसे देखिए, जैसे अगर ये कोई मेरा हाथ अगर कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, जिसका एरिया वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। कितना बन रहा है एंगल, 90। ध्यान रखना, देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये पेन है एरिया वेक्टर, इस तरफ है मैग्नेटिक, उंगली मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा हाथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो दोनों के बीच एंगल 90 बन रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लिया जाता है। अब दोस्तों प्यार से आप ध्यान रखिएगा, जो यहां पर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, NIA को शॉर्टकट में स्मॉल m बोला जाता है। स्मॉल m का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये आप याद रखना, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोस्तों, तो हमने बोला कि देखो NI और A को हम स्मॉल m बोल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, B बचेगा, तो MB sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला MB sin थीटा भी हो सकता है, जहां पर m का मतलब निया होता है और ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और दोस्तों अगर हमें sin थीटा को हटाना है तो हम क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिर्फ m क्रॉस b हमारा बचेगा, जहां पर क्रॉस का मतलब sin थीटा होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा A क्रॉस b का मतलब होता है AB sin थीटा, AB sin थीटा, वैसे ही MB sin थीटा को लिख सकते हैं हम M क्रॉस B। दोस्तों टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर कहीं पे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए sin 91 हो जाएगा तो टॉर्क हो जाएगा निब्बा, टॉर्क हो जाएगा निब्बा, और sin 90 पर आंसर मैक्सिमम आएगा तो टॉर्क मैक्सिमम निब्बा के बराबर होता है, NIBA। हर चीज का मतलब मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया दोस्तों। अभी चैप्टर में दोस्तों में क्या रखना है, देखिए करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या मतलब इसका मैं आपको समझाऊं। देखिए वो एक होता है आपका, समझिएगा ध्यान दीजिए, एक होता है आपका, ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर। ध्यान दीजिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट नापने का डिवाइस होता है। तो करंट नापने के डिवाइस में देखिए जब कांटा घूमता है तो डिफ्लेक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा करंट नापते हुए डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अल्फा हमारा डिफ्लेक्शन है, अल्फा इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंगल। तो अगर डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट का जो आता है वो आता है n, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, a का मतलब होता है एरिया, और k का मतलब यहाँ पर होता है टॉर्शन कांस्टेंट। K का मतलब होता है टॉर्शन कांस्टेंट, एक प्रकार से स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा है ये, ठीक है। तो इसको K का मतलब होता है टॉर्शन कांस्टेंट। ध्यान रखना यहाँ पर इस K का मतलब कुछ और होता है, टॉर्शन कांस्टेंट। तो देखिए करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और उसका फॉर्मूला होता है NBAK, जहां पर K का मतलब टॉर्शन कांस्टेंट है। वैसे दोस्तों होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन में वोल्टेज, अल्फा अपॉन में वोल्टेज, और इसका आंसर निकल के क्या आता है, देखिए इसका जो अल्फा अपॉन में वोल्टेज का आंसर निकल के आता है, देखिए वोल्टेज को हम I × R लिख के ऐसा निकाल सकते हैं, देखो NBAKR, बस खत्म। तो n का मतलब पता है आपको, b का मतलब पता है, a का मतलब पता है, k का मतलब है टॉर्शन कांस्टेंट, और r का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। ये सारी बातों को याद रखना है। तो हमने क्या सीखा, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, अल्फा का मतलब डिफ्लेक्शन, v का मतलब वोल्टेज, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, a का मतलब एरिया होता है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, a का मतलब एरिया और k का मतलब टॉर्शन कांस्टेंट और r का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक चैप्टर में लास्ट हमारा टॉपिक क्या होता है, कन्वर्जन वाला, कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए आप गैल्वेनोमीटर को दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक होता है आपका, क्या होता है बताओ, एमीटर, और दूसरा क्या होता है, वोल्टमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। देखिए दोस्तों जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, शंट लगाना होता है, शंट लगाना होता है, शंट। अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है तो आपको शंट की नीड पड़ती है, शंट रेजिस्टेंस की नीड पड़ती है, शंट। यानी गैल्वेनोमीटर में अगर हम शंट का कनेक्शन करेंगे, शंट रेजिस्टेंस का कनेक्शन करेंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर में जब हम कांटेक्ट करवाते हैं शंट का तो हमें मिलता है एमीटर, यानी जी में एस का प्रयोग से आपको एमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, एमीटर। तो जो शंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका होता है, शंट की वैल्यू का फॉर्मूला होता है IG। IG का मतलब होता है I इंटू जी, नहीं है ये I स्मॉल छोटा सा जी, I और छोटा सा नीचे से जी। IG का मतलब है करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। G का मतलब होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। दोबारा देखो, अगर हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, शंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें शंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो शंट, जैसे हमारे गैल्वेनोमीटर है तो हम इसके पैरेलल में ना शंट लगा देते हैं, शंट गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट लगा देते हैं। तो शंट जो लगाएंगे, शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो शंट की वैल्यू निकालेंगे करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए शंट का फॉर्मूला है करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये आपका मेन करंट है जो सप्लाई जा रही है, ये आपका टोटल करंट हो गया एक प्रकार से, तो माइनस IG और इनटू में कैपिटल G। यहाँ पर कैपिटल G का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये G का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो कहानी क्या है, देखिए शंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, मेन जो करंट आ रहा है सप्लाई, फिर जी का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वैसे दोस्तों हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो जब हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो उसके सीरीज में हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, हाई रेजिस्टेंस। तो अगर गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, देखिए जो भी वहां पर वोल्टेज है वो V होगा, माइनस कर देंगे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, डिवाइडेड बाय करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए I इंटू जी नहीं है, I और छोटा सिंबल है जी। तो अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो आपको R लगाना पड़ेगा, और R की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको बताना चाहिए। वैसे हम शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हमें बताना चाहिए। देखो जो चीज हम पैरेलल में लगाएंगे
उसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए भाई कितना लगाना है। वैसे जो चीज हम सीरीज में लगाएंगे उसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए कितना होना चाहिए। इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट डिटेल्ड में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सब कुछ रिवाइज कर लिया है बढ़िया से। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।